ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून तो ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? होप सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। देखो बेटा, जिंदगी आसान नहीं होता। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न लगी हथौड़ी का चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। 2 मिनट पहले मैंने कुछ मार्कशीट देखा। वो लोग सब डीएस वर्चुअल का स्टूडेंट्स। हाँ। कोई मेरे पास फेस टू फेस क्लास कर रहा है, कोई मेरे मेरे से पेन ड्राइव क्लास कर रहा है, कोई मेरे से गूगल ड्राइव में क्लास कर रहा है। बस वर्चुअल क्लास हो सकता है या कुछ भी। डेफिनेटली डीएस वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी। देखो, अगर तुम कंसेप्चुअली क्लैरिटी रहोगे तो डेफिनेटली तुम एक पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक या दो स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 60। तो हमारा यही तो टारगेट होता है ना। प्रोफेशनल कोर्स में हमारा क्या टारगेट होता है? प्रोफेशनल कोर्स में हमारा यही टारगेट होता है कि कैसे भी मेरे एक पेपर में 60 या 60 से ज्यादा आ जाएगा। क्यों? 60 में एग्जामिशन लगता है। तो चलो, आप लोग हमारे क्लासेस के ऊपर भरोसा रखो, तो तुम्हें फुल्ली कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तुम्हारा ब्रेन मतलब एनालिटिकल हो जाएगा, मतलब तुम खुद एनालिसिस कर सकते हो। देखो, अगर तुम प्रॉब्लम बेसिस मतलब प्रैक्टिस करोगे, ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा पेपर आ रहा है, हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं होगा। अगर तुम कंसेप्चुअली स्टडी करोगे तो तुम्हारा एनालिटिकल पावर डेफिनेटली डेवलप होगा। तो फाइनल में तुम्हें कंसेप्चुअल स्टडी चाहिए, फिर कंसेप्चुअल स्टडी अगर तुम करोगे तो एनालिटिकल पावर तुम्हारा होगा। चलो, आज हम शुरू करेंगे एसएफएम। देखो बेटा, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर फॉर सीएमए फाइनल। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पेपर ऑफ सीएमए फाइनल, ठीक है। अब बोलेंगे सर, इस पेपर को हम कितना मार्क टारगेट कर सकते हैं? मैडम, मैं तो ऑलरेडी मेरे पिछले प्रीवियस स्टूडेंट्स का मार्क दिखा चुका हूं, ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे। तुम 60 प्लस डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा, चाहे तुम्हारा सीए हो या सीएमए हो, तुम्हें 60 प्लस डेफिनेटली मिल जाएगा। एक गारंटी मैं दे रहा हूं। तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही होगा कि तुम मेरे क्लासेस अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो स्टडी मैट तुम्हें दिया जाएगा उसको पूरी तरह से तुम प्रैक्टिस करोगे, तो फिर तुम देखोगे डेफिनेटली, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा 60 प्लस हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। ये 3 आवर का पेपर, मतलब 3 घंटा का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो हमारा टारगेट 70 प्लस, चलो मैं 70 लिख देता हूं। तो हमारा टारगेट 70 प्लस, डेफिनेटली हमें 70 प्लस ही मिलेगा, ओके। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो पहले हम एसएफएम का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फ्यूचर, ऑप्शन, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, फॉरेक्स। फिर हम पढ़ेंगे डिविडेंड,
पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी के बाद हम पढ़ेंगे स्वैप, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स। चलो सीएमए फाइनल के लिए हमें 11 चैप्टर्स पढ़ना है। ओके, अब बोलेंगे सर इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? देखो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इसमें से तुम्हें 25 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो, लेकिन बहुत इजी भी। म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो बहुत इजी चैप्टर। कैपिटल बजटिंग लीजिंग, इसमें से तुम्हें 25 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फ्यूचर ऑप्शन से भी 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बाकी जो भी हुआ 25 मार्क का। तो इसका मतलब हमारा टारगेट कैपिटल बजटिंग लीजिंग 25 मार्क के लिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 25 मार्क के लिए, फ्यूचर ऑप्शन 25 मार्क के लिए, फिर फॉरेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, स्वैप, मिसलेनियस जो भी है 25 के लिए। चलो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब बोलेंगे सर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा? तो देखो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मतलब इस पेपर के लिए तुम खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे, इस पेपर के लिए तुम खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे। ओके, देखो थ्योरी एंड प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन के साथ आंसर देना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा थ्योरी हम नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा प्रॉब्लम हम नहीं लिखेंगे, थ्योरी एंड प्रॉब्लम। अगर तुम 100 मार्क का आंसर दे रहे हो, अगर तुम 100 मार्क का आंसर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम तुम खुद ट्राई करो। प्रॉब्लम 75, चलो प्रॉब्लम 80, थ्योरी 20। तो 80-20 रेशियो में तुम प्रॉब्लम थ्योरी सिलेक्ट करोगे। देखो बेटा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर तुम पहले गलत क्वेश्चन पकड़ लिया तो चलो वो टर्म तुम्हारा ऐसे भी चला जाएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन पकड़ने से तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए पहले हम क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करेंगे जैसे कि हम मतलब खुद को हम क्या हम खुद के लिए ये पॉसिबल कर सकते हैं कि जैसे कि प्रॉब्लम 80 मार्क का मैं आंसर दे पाऊंगा, फिर थ्योरी 20 मार्क का आंसर में दे पाऊंगा। मतलब अगर तुम 90 मार्क का आंसर दे रहे हो तो प्रॉब्लम 75, थ्योरी 15 हो जाएगा। इसका मतलब हम एक ही थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेटली लिखेंगे, चाहे जितना मतलब हमें 7 क्वेश्चन आंसर देना है, हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम ट्राई नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हम थ्योरी डेफिनेटली लिखेंगे, नहीं तो हमारा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हमें यही मतलब हम लोग यही सीखे कि हम थ्योरी और प्रॉब्लम कंबाइन करके आंसर लिखेंगे। देखो बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 ये MCQ क्वेश्चन होगा। मैं ऑफलाइन एग्जाम के बारे में कह रहा हूँ। ऑनलाइन का एग्जाम तो इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें तो पूरा का पूरा MCQ बेसिस में आया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा MCQ एट 25 मार्क्स। हम टारगेट करेंगे इस MCQ से एटलीस्ट 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर तुम्हारा 20 मार्क आ रहा है तो डेफिनेटली SM में 70 प्लस चला जाएगा। फिर उसके बाद 15 मार्क का 5 क्वेश्चन हमें आंसर देना होगा। 15 मार्क का 5 क्वेश्चन हमें आंसर देना होगा, तो 75 मार्क हो गया।
हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट एक या दो या तीन क्वेश्चन एकदम करेक्ट करेंगे, 100% करेक्ट करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो गया तो 30 मार्क हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया तो 45 हो गया। अगर 3 क्वेश्चन तुम करेक्ट कर देते हो तो तुम्हारा ऐसे भी तो 65 हो रहा है, क्योंकि 20 प्लस 45। तो 2 क्वेश्चन टारगेट करो एकदम सही आंसर देने के लिए। अगर 2 क्वेश्चन तुम सही आंसर दे देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा एक पेपर में 60 प्लस हो जाएगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे नहीं, बाकी क्वेश्चन को तुम्हें ट्राई भी करना होगा, एटलीस्ट 80% या 75% एक्यूरेसी लाना पड़ेगा। चलो, ये हुआ हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ओके, आज के क्लास में देखो, ये जो सिलेबस है ना, तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने के बाद ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग में अप्लाई होगा, लीजिंग में अप्लाई होगा, हाँ, फिर डिविडेंड पॉलिसी में अप्लाई होगा, फिर फ्यूचर ऑप्शन में अप्लाई होगा। आप बोलेंगे सर क्या फॉरेक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा? ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। इसका मतलब अगर तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ोगे तो ये सारे चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन होगा। तो इसीलिए पहले हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कशन करेंगे। चलो लिखो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ओके, पहले तुम्हें टाइम ग्राफ समझना होगा। पहले तुम्हें टाइम ग्राफ समझना होगा। देखो, क्लास थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर क्लास बहुत स्लो चल रहा है, तो तुम एक काम करो, या मेरे गूगल ड्राइव मतलब जो भी पेन ड्राइव बच्चे वो लोग स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, 1.1 या 1.2 भी कर सकते हो। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन में कर रहे हो वो भी 1.25 कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हो फ्री क्लास, वहां पे भी स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन है, तुम एडजस्ट कर सकते हो। देखो, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा टाइम ग्राफ, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी या एसएफएम बहुत यूज होगा। टाइम ग्राफ बहुत यूज होगा, टाइम ग्राफ। देखो, इसको हम 0 बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब बोलेंगे सर 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ टुडे या प्रेजेंट। 0 का मतलब टुडे या प्रेजेंट। सर 1 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सर 2 एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब तुम बोलो 3 क्या होगा? सर एंड ऑफ थर्ड ईयर। हाँ, 4 क्या होगा? सर एंड ऑफ फोर्थ ईयर। हाँ, यहां से यहां तक 1 साल, यहां से यहां तक 1 साल, मतलब एक साल। अच्छा, पॉइंट 1 को हम कह सकते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसको भी कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, पॉइंट 1 को हम बोल सकते हैं, मतलब टाइम 1 को हम बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर या एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब तुम बोलो 2 को हम और क्या बोल सकते हैं? सर हम बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, इसको हम बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। सर 0 को बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। चलो, आप बोलेंगे सर ये टाइम ग्राफ का क्या इंप्लीकेशन है हमारा एसएफएम? देखो, मान लो तुम्हारा T0 में 100 रुपया आ रहा है, T1 में 200 रुपया आ रहा है।
अब बोलेंगे सर आप प्लस का सिंबल क्यों दे, क्योंकि पैसा मिल रहा है इनफ्लो, इनफ्लो के लिए हम प्लस का सिंबल देंगे, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो, उसके लिए हम माइनस या ब्रैकेट दे देंगे। तो ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो तुम्हारा 0 में 100 रुपया आ रहा है, 1 में तुम्हारा 200 रुपया आ रहा है, ये तुम नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा टोटल 300 रुपया आ रहा है, नहीं। अब बोलेंगे सर क्यों, आज 100 रुपया आ रहा है, एक साल के बाद 200 रुपया आ रहा है, क्या हम नहीं कह सकते कि 300 रुपया आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा ये T0 में, T0 मतलब एक कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम में, 0 पॉइंट ऑफ टाइम या टुडे, ये T1 का पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। हाँ, मनी एडिशन या डिडक्शन हो सकता है, मतलब यू कैन ऐड या डिडक्ट मनी provided that all money must be at a same point of time। इसका मतलब ये जो 200 रुपया ये T1 में, ये जो 100 रुपया ये T0 में, तुम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐड करना होगा तो 200 रुपया जो T1 का वैल्यू, उसको तुम्हें T0 को लाना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर क्या जो पैसा T1 में 200 रुपया उसका T0 में अलग वैल्यू होगा? हाँ बेटा अलग वैल्यू होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट व SFM, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लगता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लगता है। टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू बदलता रहता है, टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप बोलेंगे सर हम तो अकाउंट्स में से नहीं किए थे, अकाउंट्स में आप फर्स्ट ईयर में अगर 100 रुपया आ रहा है, सेकेंड ईयर में 200 रुपया आ रहा है, हम एक कह सकते थे कि टोटल हमारा 300 रुपया आ रहा है। बेटा अकाउंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉलो नहीं करता है, लेकिन फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉलो करेगा। बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल के तुम SFM नहीं पढ़ सकते हो। तो SFM हर जगह में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेगा। हाँ सर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम लोग इसको छोड़ देते, नहीं पढ़े थे। बेटा फाइनल नहीं होगा, अगर तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा फाइनल का SFM में 60 प्लस नहीं होगा, 30 प्लस बिलो 60 हो सकता है। चलो पहले तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बोलो यस सर, नो? यस सर। अब बोलो जो पैसा T2 में है उसको तुम T0 को भी ला सकते हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अगर तुम बैकवर्ड मूव करोगे, अगर तुम बैकवर्ड मूव करोगे तो हम डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट? डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट। अगर तुम फॉरवर्ड मूव करोगे तो तुम्हें कंपाउंडिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तुम्हें कंपाउंडिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है जो पैसा T0 में है उसको मैं T2 को ले सकता हूं, इसका मतलब मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो कंपाउंडिंग टेक्निक में लगाऊंगा। अगर T2 का पैसा को T0 को लाऊंगा तो डिस्काउंटिंग का टेक्निक में यूज करूंगा, क्योंकि मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूं। तो तुम देखोगे तुम्हारा मनी कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम में है, तुम कहां लेना चाहते हो। अगर आगे लोगे, फॉरवर्ड में लोगे तो कंपाउंडिंग का टेक्निक यूज करोगे, अगर तुम बैकवर्ड में लोगे तो डिस्काउंटिंग का टेक्निक यूज करोगे। आप बोलेंगे सर ये कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है? देखो अगर तुम कंपाउंडिंग लगाओगे तो वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा, तो फॉरवर्ड को हम कहते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड को हम कहते हैं फ्यूचर। तो कंपाउंडिंग टेक्निक लगाने से कौन सा वैल्यू मिलेगा, फ्यूचर का वैल्यू या प्रेजेंट का वैल्यू? आप बोलेंगे सर कंपाउंडिंग लगाने से फ्यूचर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर तुम बैकवर्ड मूव करोगे तो डिस्काउंटिंग का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। कौन सा टेक्निक? डिस्काउंटिंग। या कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है, मैं तो बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अगर तुम बैकवर्ड मूव करोगे तो तुम्हें डिस्काउंटिंग का टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तो डिस्काउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम यही सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें डिस्काउंटिंग का टेक्निक लगाना पड़ेगा,
फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें कंपाउंडिंग का टेक्निक लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो। यस सर। अब लिखो हाउ टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑन फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा टेक्निक? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग टेक्निक। हर बार मैं टाइम ग्राफ को ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि टाइम ग्राफ अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो एसएफएम टाइम वैल्यू मनी तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो कौन सा टेक्निक लगेगा? सॉरी डिस्काउंटिंग। अच्छा डिस्काउंटिंग को मैं डीएसएफ कह रहा हूं, डीसीएफ, सॉरी डीएसएफ नहीं डीसीएफ। डीसीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। डीसीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। चलो डीसीएफ लगेगा। कंपाउंडिंग टेक्निक्स लगेगा। तो सिटी, सिटी का मतलब कंपाउंडिंग टेक्निक्स। सिटी, चलो सिटी हो गया कंपाउंडिंग टेक्निक्स, डीसीएफ हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अगर तुम कंपाउंडिंग टेक्निक लगाओगे तो फ्यूचर का वैल्यू मिलेगा। अगर तुम डिस्काउंटिंग टेक्निक कैश फ्लो टेक्निक से मेथड लगाओगे तो तुम्हें प्रेजेंट का वैल्यू मिलेगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, देखो जब तुम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करोगे, जब तुम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो सिंगल या मल्टीपल। सिंगल कैश फ्लो या मल्टीपल कैश फ्लो। जब तुम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करोगे तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो सिंगल या मल्टीपल। अगर सिंगल कैश फ्लो है इसका मतलब देखो पहले ये तुम बताओ कि तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन करना है या फ्यूचर वैल्यू कंप्यूटेशन करना है। प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब डिस्काउंटेड टेक्निक तुम लगाओगे। तो फ्यूचर का जो वैल्यू आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फिर फ्यूचर में एक ही वैल्यू होगा, क्योंकि मैं सिंगल कैश फ्लो डिस्कशन कर रहा हूं। फ्यूचर में एक ही कैश फ्लो होगा क्योंकि मैं सिंगल कैश फ्लो डिस्कशन कर रहा हूं। बोलो यस और नो। यस। हो सकता है वो फ्यूचर वैल्यू तुम्हारा T3 में हो सकता है, नहीं तो T2 में हो सकता है, नहीं तो T1 में हो सकता है। अगर वो फ्यूचर वैल्यू तुम्हारा T1 में हुआ तो T1 वैल्यू को तुम्हें T0 को लाना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू तुम्हारा T2 में है तो T2 वैल्यू को तुम्हें T1 को लाना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू तुम्हारा T3 में है तो T3 वैल्यू को तुम्हें T0 को लाना पड़ेगा। हाँ, ये होता है तुम्हारा सिंगल कैश फ्लो। मतलब कोई एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही कैश फ्लो। लेकिन मल्टीपल कैश फ्लो में क्या होता है, एक वैल्यू T1 में होगा और एक वैल्यू T2 में होगा और एक वैल्यू T3 में होगा। ये तीनों को हम T0 को लाएंगे। अब लेंगे क्या सर, हम एक साथ लाएंगे? नहीं, पहले T1 का वैल्यू लेंगे, फिर T2 का, फिर T3 का, फिर उसके बाद उसको ऐड करेंगे। क्योंकि सिंगल फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू का सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे क्या हो रहा है ना, सिंगल फ्यूचर वैल्यू का सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा सिंगल होगा, क्योंकि जितना भी फ्यूचर वैल्यू है कोई बात नहीं, हर फ्यूचर वैल्यू का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो सब प्रेजेंट वैल्यू को हम एक साथ ऐड करेंगे। क्योंकि
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी वैल्यू होगा उसको तुम ऐड कर सकते हो। हाँ, T1 वैल्यू T2 वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता है, T1 वैल्यू T2 वैल्यू, क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन T0 में देखो T1 का प्रेजेंट वैल्यू T0 में, T2 का प्रेजेंट वैल्यू T0 में, ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हाँ इसको तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब लिखो सिंगल कैश फ्लो। अब लिखो सिंगल कैश फ्लो। तो सिंगल कैश फ्लो के लिए तुम कैसे प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करोगे? तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर n। अब बोलेंगे सर ये 1 क्या होता है, r क्या होता है? देखो लिखो, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब होगा प्रेजेंट वैल्यू, एफ वी एन इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एट टी एन, मतलब n पॉइंट ऑफ टाइम में, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। r का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक डिस्काउंट रेट, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं। आर को हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट। एन का मतलब होगा पॉइंट ऑफ टाइम, तब 1 या 2 या 3 या 4। अब बोलो अगर फ्यूचर वैल्यू 1 में होगा तो फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1 हो जाएगा। अगर फ्यूचर वैल्यू 2 में होगा तो फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 2 होगा। अगर फ्यूचर वैल्यू 3 में होगा तो फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3। अगर फ्यूचर वैल्यू 4 में हुआ तो फ्यूचर वैल्यू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 4। ये हुआ तुम्हारा सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। देखो मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू या मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कुछ डिफरेंट नहीं होता है, ये सबको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ इसको ऐड करोगे, इसके साथ और कुछ ऐड करोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट लिखो मल्टीपल कैश फ्लो। नेक्स्ट लिखो मल्टीपल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। बोलो पीवी इज इक्वल टू, जो कैश फ्लो 1 में होगा उसको मैं CF1 लिख रहा हूं, तुम फ्यूचर वैल्यू 1 भी लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं कि तुम कैश फ्लो भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू भी यूज कर सकते हो, फिर वैल्यू भी यूज कर सकते हो, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये तुम्हारा सोचने का तरीका होता है तुम क्या नोटिफिकेशन यूज करोगे। तो मान लो मैं CF1 या तो चलो फ्यूचर वैल्यू 1 भी लिखो, कोई बात नहीं। फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1। ये हो गया जो फ्यूचर वैल्यू पॉइंट T1 में था उसका प्रेजेंट वैल्यू। इसके साथ तुम फिर ऐड करोगे जो फ्यूचर वैल्यू T2 में है, तो बोलो प्लस होगा फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 2, प्लस होगा फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3, प्लस ऐसे चलेगा फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर, ओ माय गॉड गलत हो गया, 1 प्लस आर टू द पावर n। बस ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन। फिर r क्या होता है, n क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है, सब तुम्हें मालूम है। नेक्स्ट लिखो हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट लिखो हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाएगा, फ्यूचर वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाएगा। देखो फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू जब तुम कंप्यूट करोगे, और सिंगल कैश फ्लो या मल्टीपल कैश फ्लो का मीनिंग कुछ नहीं होता है, तुम एक ही इक्वेशन याद रखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। मान लो फ्यूचर वैल्यू 1 तुम्हें कैलकुलेशन करना है, क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इन 0, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमेशा t 0 में होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। अगर तुम्हें फ्यूचर वैल्यू 2 कैलकुलेशन करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर 2। अगर तुम्हें फ्यूचर वैल्यू 3 कैलकुलेशन करना है तो क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर 3। लेकिन अच्छा 1 प्लस आर टू द पावर इसको कहते, अच्छा हाँ 1 प्लस आर टू द पावर n इसको कहते कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। लेकिन ये जो n अगर यूज करोगे, एक कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर n ईयर हो जाएगा, कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर n ईयर हो जाएगा। अगर तुम 1 प्लस आर टू द पावर 1 यूज करोगे तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर 1 ईयर होगा। अगर तुम 1 प्लस आर टू द पावर 2 यूज करोगे तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर 2 ईयर होगा। देखो फाइनल लेवल में मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग इंटर में एफएम टाइम वैल्यू मनी बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं। अगर तुम्हारा इंटर का टाइम वैल्यू मनी क्लियर नहीं हो तो तुम एक काम कर सकते हो, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें इंटर का टाइम वैल्यू मनी का क्लास दे दूंगा। इंटर टाइम वैल्यू मनी में हम लोग बहुत डिटेल में एकदम स्लो समझते हैं, क्योंकि इंटर टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है। मतलब इंटर में एफएम तुम्हें पहले बार पढ़ना होता है, तो वहाँ थोड़ा स्लो हम पढ़ाते हैं। लेकिन फाइनल में अगर हम स्लो जाएंगे तो इतना समुद्र जैसे सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें थोड़ा स्पीड भी जाना होगा उस एरिया में जो एरिया इंटर के साथ कनेक्ट हुआ है। अगर 1 प्लस आर टू द पावर 3 में लिख दूं तो ये हो जाएगा कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर थर्ड ईयर एट 3 ईयर। अब बोलो टेक्निकली तुम बोलो, तुम्हारा पैसा T0 में है, तुम T3 को लेना चाहते हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर 3 यूज करोगे, क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर पैसा हमेशा आगे भेजेगा। बोलो ऐसा नो, कंपाउंडिंग फैक्टर अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पैसा आगे चला जाएगा। अगर तुम कंपाउंडिंग फैक्टर 3 मल्टीप्लाई करोगे वो ये 3 साल आगे जाएगा। ये होता है इसका मीनिंग। मान लो तुम्हारा T0 में है, तुम T2 को लेना चाहते हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर 2 यूज करोगे। मान लो T0 में है, तुम T1 को लेना चाहते हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर 1 यूज करोगे। मान लो तुम्हारा T1 में है, तुम T3 को लेना चाहते हो, क्या सर ये भी फ्यूचर वैल्यू का कंप्यूटेशन होगा? ऑब्वियसली T1 में हो, तुम कहां जाना चाहते हो, T3 को। पैसा आगे तो गया ना, हाँ आगे जाएगा मतलब फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग टेक्निक पीछे आएगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग टेक्निक। लेकिन कितना साल, तुम कहां पे हो सर T1 में, तुम कहां जाना चाहते हो सर T3 को, तो कितना साल तुम आगे जाओगे सर 3 साल नहीं 2 साल। 2 साल के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर 2 यूज होगा। क्यों? अगर तुम 1 प्लस आर टू द पावर 2 यूज करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर 2 ईयर। मतलब ये फैक्टर अगर तुम यूज करोगे वो 2 साल आगे चला जाएगा। तुम T2 में हो, T3 को जाना चाहते हो, तुम T2 में हो, T3 को जाना चाहते हो, बोलो सर कंपाउंडिंग फैक्टर 1 यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जब तुम फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करोगे तो वैल्यू के साथ तुम्हें ये सब फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेक्निकली यही बन रहा है कि नहीं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई वो फैक्टर, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ए फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू के साथ डिवाइड बाई हो जाएगा फैक्टर। अगर वो फैक्टर डिवाइड हो रहा है उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। तो जो कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वही कंपाउंडिंग फैक्टर को अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का टेक्निक या डिस्काउंटिंग का टेक्निक। देखो टेक्निकली जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, एक बार देखो इधर कहां गया, हाँ ये देखो वो फैक्टर मैं इधर डिवाइड कर रहा हूं। चलो थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। बोलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर n। जो फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही फैक्टर को मैं डिवाइड बाई कर रहा हूं, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का टेक्निक। अच्छा ये क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n। क्या इसका मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई, क्योंकि मैं 1 बाय इतना कर रहा हूं तो इनडायरेक्ट मीनिंग यही है इसका। आप ये नहीं बोल सकते कि सर इधर तो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हो रहा है, क्या ऐसे बोलोगे, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ या ना, हाँ सर। क्या ये दोनों में कुछ अंतर है, नहीं, अच्छा क्या ये दोनों एक जैसा, नहीं, ये दोनों डिफरेंट। आप बोलेंगे सर अगर a इज इक्वल टू b बाई सी तो इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू b इंटू 1 बाई सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल वे में, लेकिन ये दोनों एक ही बात है, b बाई सी, b इंटू 1 डिवाइड बाई सी। क्यों, b इंटू 1 डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू b बाई सी। ओके, ये हो गया हम लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। और एक बात बोलो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r टू द पावर 1। अगर तुम डिवाइड करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंडिंग फैक्टर। अच्छा तो इसको 1 प्लस r टू द पावर n को मैं क्या बोलूं, कंपाउंडिंग फैक्टर, लेकिन 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n को मैं क्या बोलूं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा हाँ ये कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर n ईयर, डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर n ईयर। इसका मतलब समझो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस r टू द पावर n, ध्यान से सुनो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस r टू द पावर n, क्या वैल्यू आगे जाएगा या पीछे आएगा, सर वैल्यू आगे जाएगा। कितने साल आगे जाएगा, n ईयर। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n, देखो 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n में मल्टीप्लाई किया, 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या सच में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई का फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूं, 1 बाई यूज कर रहा हूं ना, रेसिप्रोकल। तो उस वक्त वो वैल्यू पीछे आएगा या आगे जाएगा, सर पीछे आएगा, तो पीछे आएगा, इसका मतलब डिस्काउंटिंग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर n ईयर, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर n ईयर। तो अगर तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं तो हमेशा मल्टीप्लाई ही बोलूंगा, लेकिन कंपाउंडिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब 1 प्लस r टू द पावर n, डिस्काउंट फैक्टर का मतलब 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर n। तुम्हें टेक्निकली समझना पड़ेगा।
थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम लोग फाइनल का बच्चों, तुम इंटर का बच्चों नहीं है। तो इसीलिए क्या मैं रुक रुक के पढ़ाऊंगा? नहीं, मुझे तो एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करना है। तो तुम्हें मेरे स्पीड के हिसाब से आगे जाने होगा। अगर मेरे स्पीड के हिसाब से तुम्हें आगे जाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो खुद को डेवलप करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा फाइनेंस में एक अच्छा कैरियर के लिए पढ़ाता हूं। तुम्हारा एसएफएम पेपर में मार्क तो ऐसे 70+ आ जाएगा, वो गारंटी मैं दे रहा हूं। फिर मार्क लाना बड़े बात नहीं है, लेकिन फाइनेंस में एक अच्छा कैरियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फाइनेंस में तुम अच्छा कैरियर बनाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें इनकम करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर बताइए फाइनेंस में क्या कौन सा कैरियर हम कर सकते हैं? देखो, पहले तुम अच्छा नॉलेज लेके फाइनेंस पेपर में मतलब एसएफएम पेपर में तुम्हारा सीए या सीए डिग्री हासिल कर लो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास एसएफएम का नॉलेज हो जाएगा। तुम वो नॉलेज को स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, तुम वो नॉलेज को किसी कंपनी में लगा सकते हो, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो, कैपिटल बजटिंग करा सकते हो, उसका लीजिंग डिसीजन में मदद कर सकते हो, उसको पोर्टफोलियो एडवाइस दे सकते हो, कोई म्यूचुअल फंड के लिए काम कर सकते हो, तुम मतलब डेरिवेटिव मार्केट में काम कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में भी काम कर सकते हो। बोलो, अगर तुम फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, फिर एसएफएम का कंसेप्चुअल नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें एसएफएम पढ़ना है तो कंसेप्चुअल के साथ पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें एसएफएम पढ़ना है, मार्क के लिए नहीं पढ़ते हम लोग, हम कंसेप्चुअलिस्ट मतलब कंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं। मार्क तो आजकल का जो एग्जाम हो रहा है ना, मार्क तो ऐसे आ जाता है, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट तो ऐसे नहीं मिलेगा। बिना कंसेप्ट में अगर तुम पास हो जाता है, बिना कंसेप्ट में अगर तुम्हारा पास हो जाता है, ये सोच लो कि जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं तो फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म में पास हो गया लेकिन सब्सटेंस में पास नहीं हुआ है, तो फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर से रटना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या तुम ये करना चाहते हो? हाँ, चलो एक काम करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। रिजल्ट हो जाएगा, पढ़ाई भी बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद इनकम करोगे। नहीं तो पास होने के बाद फिर से किताब लेके पढ़ना पड़ेगा। लोग हंसेंगे कि देखो वो क्वालिफाइड फिर से पढ़ रहा है। हाँ, अगर आप बोले सर आप तो अभी पढ़ते हैं ना, हाँ बेटा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन, अगर तुम टीचिंग प्रोफेशन चूज करोगे तो मरने से पहले तुम्हें पढ़ के भी मरना होता है। जब जमराज आएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम बोलोगे कि सर 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 प्लीज 1 मिनट रुकिए ना, मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट लेके जाना है। तो 2 पेज पढ़ोगे, फिर उसके बाद तुम मरोगे। चलो कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ वो स्पीड तुम एडजस्ट करो, नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो पैसा ऑलरेडी ले चुका हूँ वर्चुअल बैच के लिए, मैं तो पैसा ऑलरेडी ले चुका हूँ, तुम्हारा एडमिशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तुम मतलब अब बोलेंगे सर हम तो इसको डेमो क्लास, डेमो के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, डेमो देख रहे हो तो क्या हुआ, एडमिशन तो करोगे ना। तुम्हें 3 मैक्सिमम 3 क्लासेस डेमो मिलेगा, उसके बाद तो नहीं मिलेगा। 3 क्लास के अंदर तुम्हें तो पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हें पीडी या गूगल ड्राइव का एक्सेस दिया जाएगा, तुम्हारे पास स्पीड पोस्ट होगा, मैक कुरियर हो जाएगा। फिर हम एक एक लेक्चर मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी मतलब हो रहा है, हम पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तुम्हें पीडी डिस्पैच करेंगे। लेकिन तुम बोलोगे ये मत सोचो कि आज तुम हमारा पीडी क्लास बाय किया, तुम्हें वेट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग कब कंप्लीट होगा। तुम 5 दिन के अंदर तुम्हें पीडी मिल जाएगा। पीडी का मतलब पेन ड्राइव। 5 दिन के अंदर तुम्हारा गूगल ड्राइव क्लासेस एक्टिव हो जाएगा, इमीडिएटली तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन क्लासेस एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद
मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो देखो, तुम्हें 80 या 90 क्लासेस मिलेगा। हाँ, फिर एग्जाम का 2 महीने से पहले खत्म हो जाएगा। मतलब तुम ऐसे तो तुम चाहोगे तो 1 महीने में तो एसएफएम खत्म कर सकते हो ना। अच्छा, लेकिन एग्जाम का 1 महीने पहले से मैंने रिवीजन लेक्चर शुरू कर दूंगा। तो रिवीजन लेक्चर तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुम इमीडिएटली यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन घंटी दबाओ, क्योंकि जब मैं रिवीजन लेक्चर डालूंगा तो इमीडिएटली तुम्हें देखना पड़ेगा या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो अब टेक्निकली बोलो, मैं हमेशा इंटू ही करूंगा, लेकिन कंपाउंडिंग फैक्टर इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर इंटू में करूंगा कंपाउंडिंग फैक्टर तो वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं इंटू करूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब बोलेंगे सर इंटू में तो कंपाउंडिंग फैक्टर होगा ना। नहीं, इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। हाँ देखो, फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 1। अच्छा, 1 प्लस r टू द पावर 1 को तुम बोलोगे कंपाउंडिंग फैक्टर। जब वो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर 1, ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 1, इसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस r टू द पावर 1, ये मतलब होता है। तो इसीलिए मैं बार बार तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। अगर फिर भी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो तुम एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, 5 या 10 मिनट रिवाइज करो, दिमाग में सेट करो, फिर वीडियो प्ले करो। लेकिन मैं बार बार नहीं बोलूंगा। चलो, डिस्काउंट फैक्टर अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या फ्यूचर वैल्यू मिलेगा या प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। अच्छा, किसके साथ तुम कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे? प्रेजेंट वैल्यू के साथ। प्रेजेंट वैल्यू के साथ अगर कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे तो तुम्हें फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। किसके साथ तुम डिस्काउंट फैक्टर यूज करोगे? सर फ्यूचर वैल्यू के साथ। फ्यूचर वैल्यू के साथ अगर तुम डिस्काउंट फैक्टर यूज करोगे तो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। बोले यस और नो? यस सर। फिर से मैं कह रहा हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, जब तक ना लगे हथौड़ी का चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ओके, तो इसीलिए तुम्हें खुद को एसएफएम में महान बनाना है, तो इसीलिए तुम्हें एसएफएम का कॉन्सेप्ट के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। अगर पढ़ने को तुम्हें दिक्कत हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये सोचो, ये समझो कि तुम्हें आगे बहुत गेन होगा। ठीक है, ये मेरा फंडा। तो एक काम करो, जब तुम पढ़ रहे हो पेन क्रिएट करो। पेन का मतलब ये जो पेन नहीं होता है, ऐसा वाला पेन नहीं होता है, ये भी पेन होता है, दर्द, उसको पेन कहते हैं। ठीक है, चलो टेक्निकली बोलो, अगर मैं कंपाउंडिंग फैक्टर 1 यूज करूंगा, देखो मुझे तो मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो बार बार मल्टीप्लाई या इंटू बोलने का दरकार है क्या? नहीं। अच्छा, अगर मैं कंपाउंडिंग फैक्टर 1 यूज किया, क्या वो फॉरवर्ड मूव करेगा वैल्यू या बैकवर्ड मूव करेगा? आप बोलेंगे सर फॉरवर्ड मूव करेगा। कितने साल? 1 साल। अगर मैं कंपाउंड फैक्टर 2 यूज किया, क्या वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा? सर फॉरवर्ड मूव करेगा। कितने साल? 2 साल। अगर मैं कंपाउंड फैक्टर 3 यूज किया, मल्टीप्लाई मत बोलो, अगर मैं कंपाउंड फैक्टर 3 यूज किया, क्या वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा? तुम बोलो। सर वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा 3 साल। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर 1 यूज किया, क्या वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा? नहीं सर, वैल्यू बैकवर्ड मूव करेगा। अच्छा, कितने साल? 1 साल। अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर 2 यूज किया,
ओ माय गॉड सर, आप तो गलत लिख दिए। हाँ बेटा सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर 2 यूज किया, क्या वैल्यू फॉरवर्ड मूव करेगा या वैल्यू बैकवर्ड मूव करेगा? सर वैल्यू बैकवर्ड मूव करेगा। कितने साल? 2 साल। अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर 3 यूज किया, वैल्यू बैकवर्ड मूव करेगा 3 साल। चलो एक गेम खेलते हैं, रेडी? हाँ, लेकिन वो गेम दिमाग का गेम, ब्रेन में हम खेलेंगे। कह दो तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरा आज क्या है। मेरा दिल में यही है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से सेफएम को पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स ले आओ, फिर मैं तुम्हें वीडियो के पहले तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो प्राउड फील होगा ना, एक बंदे मेरे पास पढ़ा था, इतना मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है, मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, काल भी रहूँगा, जब तक है जान तब तक मैं टीचिंग में ही रहूँगा। ठीक है। अब बोले सर आपका इंट्रोडक्शन तो आप नहीं दिए। बेटा इंट्रोडक्शन क्या होगा, आप तो मेरे बारे में जानते, मेरे डीएस वर्चुअल को पहचानो, मुझे मत पहचानो। मेरा टीचिंग देखो, मेरा टीचिंग अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम मेरा क्लास खरीद सकते हो। फिर भी मैं प्रोफेशनल हूँ, दोनों एग्जाम मैंने पास किया हूँ, सीए का एंड सीएम का। चलो, मेरा नाम देवदत्त स्वाई, तुम मुझे देव सर बोल सकते हो, देव भैया भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, मैं तुम्हारे साथ टेक्निकली एक गेम खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? हाँ सर, हम आपके साथ गेम खेल सकते हैं। चलो बोलो, ये क्या होता है? सर T0 होता है। ये क्या होता है? सर मैं बोलूंगा हाँ तुम बोलो क्या होता है? सर T2 हो सकता है, T1 होता है। ये क्या होता है? सर मैं बोलूंगा, बोलो ना, T2। ये क्या होता है? T3। ये क्या होता है? सर मैं बोलूंगा, लेकिन कैसे? आपको फोन करके? नहीं बेटा, तुम वहीं पे बोलो, मेरे वर्चुअल में मुझे देख रहे हो। हाँ, वर्चुअल मेरे जो स्क्रीन है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ, उसके सामने बोलो, मुझे मेरे तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है। T4 T5, मेरा वैल्यू T0 में है, मैं T5 को जाना चाहता हूं। पहले तुम बोलो, मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो मल्टीप्लाई मत बोलना, कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे? ये बोलो, कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे? सर मैं तो कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करूंगा। सर मैं तो कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे। हाँ, कंपाउंडिंग फैक्टर तो तुम यूज करोगे क्योंकि वैल्यू को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन कौन सा कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करोगे? सर CF5। आप बोलेंगे सर क्यों? मैंने 0 में था, मुझे 5 साल आगे जाना है। काउंट करो ना, 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 साल आगे जाना है, तो इसीलिए मैं कंपाउंडिंग फैक्टर 5 यूज करूंगा। मैं T0 में हूं, T4 को जाना चाहता हूं। सर कंपाउंडिंग फैक्टर 4 यूज कीजिए, T0 में हूं, T3 को जाना चाहता हूं। सर कंपाउंडिंग फैक्टर 3 यूज कीजिए, T0 में हूं, T2 को जाना चाहता हूं। सर कंपाउंड फैक्टर 2 यूज कीजिए, T0 में, T1 में। सर कंपाउंड फैक्टर 1 यूज कीजिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि कब कंपाउंड फैक्टर यूज करोगे और कौन सा कंपाउंड फैक्टर यूज करोगे? बोलो यस सर, नो। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है तो बोलो तारारा, बोलो तारारा, क्योंकि ये पॉइंट समझ डाला तो लाइफ जिंगालाला बन गया तुम्हारा जिंगालाला। चलो कोई बात नहीं, और एक गेम खेलते हैं, कलर भी चेंज करेंगे। हाँ सर,
सर DF5, क्योंकि 5 साल हम पीछे जाना है, हमें 5 साल पीछे जाना है, तो इसीलिए हम DF5 यूज करेंगे। अच्छा वो सर वही तो DF5 हो रहा है ना, तो बार बार हमें परेशानी मत करो। सॉरी बेटा, सॉरी शक्तिमान सॉरी शक्तिमान, और मैं परेशान नहीं कराऊंगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है रे। हाँ DF4, हाँ कोई बात नहीं, DF3, अच्छा DF2, DF1। अब चलो शक्तिमान का खेल शुरू हो रहा है, तुम बोलो। सर आप इतना गुस्सा में क्यों बोलते हैं? नहीं बेटा, तुम शक्तिमान अभी नहीं हो, तुम शक्तिमान बनोगे, अभी मैं शक्तिमान हूं। सर हम क्या है, गंगाधर? नहीं सर आप सारे सीरियल देखते हैं, शक्तिमान का सीरियल भी नहीं छोड़ते, शक्तिमान सीरियल भी देखते हैं हाँ बेटा, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। चलो कोई बात नहीं, अब दिमाग का खेल हम शुरू करेंगे। ओके, तो दिमाग का खेल जो होगा ना, वो रेड कलर होगा। अच्छा चलो 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 बोलो। मैं T4 में हूं, T5 को जाना चाहता हूं। क्या कंपाउंडिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर? सर कंपाउंडिंग फैक्टर। लेकिन क्या कंपाउंडिंग फैक्टर 5? नहीं सर, कंपाउंडिंग फैक्टर 1। ओ माय गॉड, कंपाउंडिंग फैक्टर 1। हाँ बेटा, कंपाउंडिंग फैक्टर 1 तुम्हें 1 साल आगे लेके जाएगा। अगर तुम कंपाउंड फैक्टर 1 यूज करोगे, मल्टीप्लाई तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर तुम कंपाउंड फैक्टर 1 यूज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू 1 साल आगे जाएगा। बोलो यस सर, नो? यस सर। अब देखो शक्तिमान का शक्ति। हाँ सर, कंपाउंड फैक्टर 2। अच्छा, अब देखो शक्तिमान का शक्ति। हाँ सर, कंपाउंड फैक्टर 3। हम लोग शक्तिमान बन चुके। अच्छा चलो और एक कलर लेते हैं। बोलो कौन सा कलर ले लूं? अरे तुम बोलो ना, पहले बार मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं कि तुम्हारा चॉइस में आज मैं कलर सिलेक्ट करूंगा। बोलो बोलो बोलो। सर क्या बात है, आप ना पूरा कमाल करते हैं। कमाल तो नहीं, कार्टून। बेटा मैं कार्टून हूं चलो अब खेल शुरू होगा। हाँ अच्छा सर, हम 1 साल पीछे जाना है। हाँ, तो DF1 हमें 1 साल पीछे लेके जाएगा। अगर 1 साल पीछे जाना चाहते हो तो DF1 का बॉस पकड़ लेना। तो DF1 का बॉस में अगर तुम बैठोगे तो तुम 1 साल पीछे जाओगे। अच्छा, लेकिन 2 साल पीछे जाना है तो DF1 बॉस नहीं चलेगा, DF2। 3 साल पीछे जाना है ना, तो DF3। चलो एक ग्राफ को और मैं खिचड़ा नहीं बनाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बात बड़े बात है, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे एसएफएम क्लास ज्वाइन किया, इससे अच्छा बात और मेरे लिए क्या हो सकता है? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। खाली तुम ज्वाइन करने से नहीं होगा, तुम्हारे जो भी दोस्त हैं, भैया बहन, जो भी सीएम का या सीए का एसएफएम क्लास जरूरत है, तो उन लोगों को तुम रेफर करो कि चलो अगर कंसेप्चुअली पढ़ना है तो डीएस वर्चुअल का देव सर का क्लास खरीदो। ठीक है, अब हम टेक्निकली यही समझेंगे। अब हम टेक्निकली यही समझेंगे कि सर ये DF1 CF1 कंप्यूट कैसे होगा, हमें DF1 CF1 कैसे मिलेगा। मैंने यूज तो कैसे मतलब सीख लिया, लेकिन DF1 क्या DF1 लिखूंगा? नहीं, DF1 का मतलब एक फैक्टर या वैल्यू होता है। तो हम कंप्यूट कैसे करेंगे CF1 या DF1? तो नेक्स्ट लिखो, हाउ टू कंप्यूट कंपाउंडिंग फैक्टर and discounting factor. How to compute compounding factor and discounting factor? मतलब
कंपाउंडिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कंप्यूट किया जाएगा? कंपाउंडिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कंप्यूट किया जाएगा? बोलो। देखो, तुम यूज करो कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर नहीं, तुम्हारा कैलकुलेटर। देखो, आज मैं तो तुम्हें कुछ खर्चा ही कराऊंगा। आप बोलेंगे सर क्यों? कुछ कैलकुलेटर है जो टेक्निक्स में बताऊंगा काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में मेरा टेक्निक्स नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर चेंज करो। हाँ, कैलकुलेटर चेंज करेंगे? सर पिछले 4 सालों से ये कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूं। बेटा, गलत कैलकुलेटर यूज करोगे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम गलत कैलकुलेटर यूज करोगे, सर गलत कैलकुलेटर, आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप मेरे कैलकुलेटर को गलत बोल दिए? बेटा, गलत कैलकुलेटर मतलब वो गलत वैल्यू नहीं देगा, ठीक है? हमें सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। अच्छा, तो मैं तुम्हें 2, 3 या 4 ब्रांड का कैलकुलेटर सजेस्ट कर रहा हूं, बस वही कैलकुलेटर यूज करो। मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा उस कैलकुलेटर में फॉलो हो जाएगा, फिर तुम्हारा टाइम बचेगा। अच्छा सर, क्या आप पैसा ले रखें वो ब्रांड से? नहीं बेटा, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कसम से मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा कैरियर का बहुत चिंता है। अगर एग्जाम में मैं तुम्हारा 10 मिनट टाइम सेव कर दूंगा तो इससे बड़े बात और तुम्हारे लिए क्या होता है? अगर एग्जाम में मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट का टाइम सेव कर दूंगा तो क्या जानते हो, लास्ट 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ऐसा जोश में हम होंगे। लास्ट 10 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे भी लिखते हैं। मतलब एग्जामिनर कॉपी लेके भाग रहे, फिर हम लिख लिख के जा रहे हैं। रुको रुको रुको, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये सब एक्सपीरियंस मेरा है। तो वहां 1 मिनट का कितना वैल्यू होगा तुम सोचो। हाँ सर, आप तो सही बात बोलते हैं। हाँ बेटा, मैं हमेशा सही बात ही बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारा कैरियर का चिंता मेरे पास बहुत है। मैं बहुत सोच रहा हूं कि कैसे तुम्हें एक अच्छा कैरियर, अच्छा मार्क्स भी देना है, फिर अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमें लेना है। तो इसीलिए हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम कैलकुलेटर चेंज करो। देखो, मैं तो यूज कर रहा हूं कैसियो, तुम भी यूज करो कैसियो, लेकिन सिंपल वाला कैसियो होना चाहिए। ये कैसियो कैलकुलेटर में गड़बड़ होता है। यही कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर ऐसा है कि जो मेरा टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है, और कुछ कैलकुलेटर का टेक्नोलॉजी ऐसे है कि जो उसमें नहीं होगा। लेकिन तुम यूज करो सिटीजन कैलकुलेटर। अच्छा, तुम यूज करो ऑरफैट, तुम यूज करो क्लारो, नहीं तो यूज करो कैसियो सिंपल। सर हमें कैसे पता चलेगा कैसियो सिंपल? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब कैलकुलेटर खरीदने जाएंगे आपको पूछेंगे फोन करके, बेटा मुझे फोन मत करो मुझे परेशान मत करो, मुझे व्हाट्सएप मत करो कि सारे देखो ये जो फोटो में भेजा हूँ व्हाट्सएप में, क्या ये सिंपल? बेटा प्लीज मुझे परेशान मत करो। तुम देखो, अगर तुम्हारा कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है तो तुम चेंज करो। लेकिन ये जो तीनों ब्रांड है, सिटीजन और क्लारो, इसमें हो जाएगा। इसका टेक्नोलॉजी एक ही होता है। कैसियो का 2 टेक्नोलॉजी का कैलकुलेटर मार्केट में आता है। तो एक टेक्नोलॉजी में हमारा शॉर्टकट मतलब हमारा टेक्निक्स आएगा, और एक टेक्नोलॉजी में हमारा टेक्निक्स इम्प्लीकेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब कैसियो का कैलकुलेटर यूज कर रहे हो
तो सोच संभाल के यूज करो, तुम यूज करो सिटीजन और पार्ट क्लारो। चलो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर कैलकुलेटर के द्वारा कंप्यूट करेंगे। तो लिखो कंपाउंडिंग फैक्टर के लिए तुम्हारे कैलकुलेटर में प्रेस करो 1। देखो ये तुम्हारे सामने मेरा कैलकुलेटर है, मैंने प्रेस किया 1 प्लस, इधर देखो प्लस मैंने प्रेस किया। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में मान के चल रहा हूं, तो 10%। देखो इधर मैंने प्रेस किया, टाइप किया 10, फिर इधर परसेंटेज बताओ, फिर टाइप करो इनटू, फिर इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू, बस ऐसे इजिकल टू प्रेस करते रहो। अब बोलेंगे सर कब तक इजिकल टू प्रेस करेंगे? देखो जब तुम इनटू प्रेस करोगे, देखो मैंने इनटू प्रेस किया, डिस्प्ले में 1.1 दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिर मैंने इजिकल टू दबाया 1.21, फिर मैंने इजिकल टू दबाया 1.33, फिर मैंने इजिकल टू दबाया 1.46, फिर मैंने इजिकल टू दबाया 1.61। चलो राउंड अप भी करेंगे हम, फ्रैक्शन के बाद 3 पॉइंट लेना है। ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 1, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 1, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 2, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 3, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 4, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंडिंग फैक्टर 5। अगर तुम्हें कंपाउंडिंग फैक्टर 6 कंप्लीट करना है तो फिर और एक बार इक्वल टू प्रेस करो। ये कंपाउंडिंग फैक्टर 1 तुम्हें 1 साल आगे लेके जाएगा, ये कंपाउंडिंग फैक्टर 2 तुम्हें 2 साल आगे लेके जाएगा, ये कंपाउंडिंग फैक्टर 3 तुम्हें 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिस्काउंट फैक्टर के लिए 1 प्लस 10% डिवाइड बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल करो 1 प्लस 10% डिवाइड बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। देखो 1 प्लस 10% इधर डिवाइड बाय इक्वल टू, देखो डिवाइड बाय में कुछ मत लिखो, थोड़ा डिफरेंट होता है, इधर इनटू में हम लिखते हैं, इधर डिवाइड बाय में हम नहीं लिखते। तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 ऐसे चलेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट फैक्टर 1। अंतर क्या है खुद सोच लो। हाँ सर यहाँ पे कंपाउंड फैक्टर इनटू से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट फैक्टर इजिकल टू से शुरू होता है। ये डिस्काउंट फैक्टर 2, ये डिस्काउंट फैक्टर 3, ये डिस्काउंट फैक्टर 4। अच्छा, ये तुम्हें 1 साल पीछे लेके जाएगा, ये तुम्हें 2 साल पीछे लेके जाएगा, ये तुम्हें 3 साल पीछे लेके जाएगा, ये तुम्हें 4 साल पीछे लेके जाएगा। बोलो यस और नो? अरे हाँ या ना? हाँ सर। क्या 15% में हम ट्राई करेंगे? हाँ सर। चलो लिखो एग्जाम्पल 1। Compute compounding factor by taking 15% rate of interest. खुद अपना अपना कैलकुलेटर के हिसाब से ट्राई करो। बोलो 1 प्लस
15% इंटू इज इक्वल टू 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 1 2 3 4, चलो इतना ही कंप्लीट करो। 1 प्लस 15%, क्या बेटा 1.15 आ रहा है? हाँ सर। क्या बेटा 1.323 आ रहा है? देखो 1.3225 आ रहा है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के बाद 3 फैक्टर लेना है, 3 डिजिट लेना है। तो तुम 4th डिजिट को चेक करोगे, 5 या 5 से ज्यादा, तो इसको एक बढ़ा दोगे, 5 से नीचे जो है वही रखना है। बोलो 1.521, फिर 1.749, फिर 2.011, 2.313। ओके, नेक्स्ट लिखो एग्जांपल 2। कंप्यूट डिस्काउंट फैक्टर by taking 15% rate of interest. Compute discount factor by taking 15% rate of interest. Compute discount factor by taking 15% rate of interest. बोलो 1 plus 15% divided by is equal to करो, खुद कैलकुलेशन करो। 1 plus 15% डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0.8695, तो 0.870। देखो 0.8695 आ रहा है ना? हाँ, 0.756, 0.658, 572, 0.497, ठीक है। चलो एक प्रेजेंट वैल्यू का कंप्यूटेशन एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट लोगो एग्जांपल 3। प्रेजेंट वैल्यू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 3, फ्यूचर वैल्यू 4, फ्यूचर वैल्यू 5। ओके, खुद ट्राई करो। फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 3। प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू। बोलो प्रेजेंट वैल्यू 100, कंपाउंड फैक्टर, अच्छा 1 प्लस 15% टू द पावर 1, तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 1.15, ये फ्यूचर वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, अब फ्यूचर वैल्यू 2 कैलकुलेशन करना है। हाँ, तो 1 प्लस 15% टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 100 इंटू, देखो 2 का प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी कंपाउंडिंग फैक्टर 323।
बस ऐसे चला गया, फ्यूचर वैल्यू 4, फ्यूचर वैल्यू 5, फ्यूचर वैल्यू 6 एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इफ फ्यूचर वैल्यू 5 मतलब एफ भी 5 इज 132, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। बोलो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1। हाँ, ओ माय गॉड, ये तो फ्यूचर वैल्यू 5 में है ना, तो फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 5। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 5 इनटू सर 1 बाई 1 प्लस आर टू द पावर 5। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर 5, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर 5। अंतर समझो, कंपाउंडिंग फैक्टर 5 डिस्काउंट फैक्टर 5 में। पहले तुम्हें अंतर समझना होगा, कंपाउंड फैक्टर 5 डिस्काउंट फैक्टर 5। ठीक है सर, बोलो फ्यूचर वैल्यू 5 कितना, 132 इंटू फैक्टर 15% में 5th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर, .497। हाँ, 65.60। और एग्जाम्पल, इफ फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 3, फ्यूचर वैल्यू 4 and future value 5 is 100, 200, 300, 400 and 500 respectively, then compute present value। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें 15% ही लेना है। बोलो क्या यहाँ पे सिंगल कैश फ्लो या मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता? बोलो यहाँ पे सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है? आप बोलेंगे सर मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो चलो मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं। पहले इक्वेशन लिखो, पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3 प्लस फ्यूचर वैल्यू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 4 प्लस फ्यूचर वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 5। अब वैल्यू पुट करो, 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 1 प्लस 200 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 2 प्लस 300 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 3 प्लस 400 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 4 प्लस 500 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 5। ओके, हंड्रेड इंटू 1 बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 1, हाँ प्लस
200 into 1 by 1 plus 15% to the power 2 plus 300 into 1 by 1 plus 15% to the power 3 plus 400 into 1 by 1 plus 15% to the power 4 plus 500 into 1 by 1 plus 15% to the power 5। बोलो इसको मैं बोलता हूँ, सॉरी इसको मैं कहता हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये डिस्काउंट फैक्टर 2, ये डिस्काउंट फैक्टर 3, ये डिस्काउंट फैक्टर 4, ये डिस्काउंट फैक्टर 5। अब 100 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करो, 200 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 2 मल्टीप्लाई करो, 300 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 3 मल्टीप्लाई करो, 400 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 4 मल्टीप्लाई करो, फिर 500 के साथ डिस्काउंट फैक्टर 5 मल्टीप्लाई करो। .870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। वैल्यू कैलकुलेशन करो। 100 इंटू 0.870 87 प्लस 200 इंटू 0.756 ये 151। मैं फ्रैक्शन ओमिट कर रहा हूँ पैसा को। 300 इंटू 0.658 197 197 400 इंटू 0.572 828 29 कर दो, 228.8 आ रहा है प्लस 248 249 करो, देखो कितना आ रहा है। $913 आ रहा है। $913 आ रहा है। ओके, चलो फटाफट आज जितना कंसेप्ट भी हम कवर किए थे उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो, फिर आज के क्लास को हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें सिलेबस पहले लिखाया था, फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बोला था कि चलो हमें थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों कंबाइन करके लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू से 25 मार्क डेफिनेटली हम इतना क्लास देंगे कि एमसीक्यू आते 25 मार्क आते हैं, उसका 25 मार्क तो 20 मार्क तो तुम डेफिनेटली सिक्योर करोगे। फिर टाइम वैल्यू मनी मैंने सिखाया था, टाइम ग्राफ सिखाया था, देखो ये याद है? हाँ सर। फिर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, मल्टीपल सिंगल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू होता है फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, लेकिन मल्टीपल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 2 प्लस फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 3 प्लस फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। फिर उसके बाद मैंने सिखाया था कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कंप्यूट करोगे। फ्यूचर वैल्यू के लिए मल्टीपल और सिंगल कंसेप्ट नहीं होता है। फ्यूचर वैल्यू n इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, फ्यूचर वैल्यू 1 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, फ्यूचर वैल्यू 2 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर 2, फ्यूचर वैल्यू 3 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर 3, 1 प्लस r टू द पावर 1, 1 प्लस r टू द पावर 2, 1 प्लस r टू द पावर 3, इसको हम कंपाउंडिंग फैक्टर बोलेंगे। अगर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 1, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर 2, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर
3 ये सब करेंगे वो हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। फिर हम कंपाउंड फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर इसको यूज करेंगे, कंपाउंड फैक्टर यूज करेंगे आगे भेजने के लिए, डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे पीछे आने के लिए। कंपाउंड फैक्टर 1 यूज करूंगा तो 1 साल आगे जाएगा, कंपाउंड फैक्टर 2 यूज करूंगा तो 2 साल आगे जाएगा, कंपाउंड फैक्टर 3 यूज करूंगा तो 3 साल आगे जाएगा, कंपाउंड फैक्टर 4 यूज करूंगा तो 4 साल आगे जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर 1 यूज करूंगा तो 1 साल पीछे आएगा, डिस्काउंट फैक्टर 2 यूज करूंगा तो 2 साल पीछे आएगा, डिस्काउंट फैक्टर 3 यूज करूंगा तो 3 साल पीछे आएगा, डिस्काउंट फैक्टर 4 यूज करूंगा तो 4 साल पीछे आएगा, डिस्काउंट फैक्टर n यूज करूंगा तो n ईयर पीछे आएगा। एक ग्राफ मैंने दिखाया था, ये ग्राफ भी हमें समझ में आया था, चलो ठीक है। फिर मैंने सिखाया था कैसे कंपाउंड फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर कंप्यूट करोगे। तो कंपाउंड फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर हम कैलकुलेटर के द्वारा कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेटर में पहले सिटीजन और पार्ट क्लारो ये सब यूज करेंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, फिर उसके बाद इनटू इक्वल टू इनटू में आ गया कंपाउंड फैक्टर 1, इक्वल में आ गया कंपाउंड फैक्टर 2, इक्वल में आ गया कंपाउंड फैक्टर 3, इक्वल में आ गया कंपाउंड फैक्टर 4। डिस्काउंट फैक्टर के लिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय इक्वल टू में शुरू होगा डिस्काउंट फैक्टर 1, फिर इक्वल टू में डिस्काउंट फैक्टर 2, फिर इक्वल टू में डिस्काउंट फैक्टर 3, फिर इक्वल टू में डिस्काउंट फैक्टर 4 एक्सेट्रा। ये जो एग्जांपल मैंने 15% में डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेशन किया था, फिर 15% में डिस्काउंट प्रेजेंट कंपाउंड फैक्टर कैलकुलेशन किया था, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट मतलब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक है, चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, अगर तुम्हें ये क्लास अच्छा लग रहा है तो तुम तुम्हारा दोस्त को शेयर करो कि चलो हाँ कि डीएस वर्चुअल का क्लासेस बहुत अच्छा है, सर बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं। फिर सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे ना, जो भी आज के क्लास में मैंने डिस्कशन किया था उसको एक बार रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और ये ही हमारा टारगेट रहेगा कि हम एसएफएम डेफिनेटली 70 प्लस स्कोर करेंगे, एक गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर हमारा क्लासेस बाय करने के लिए हमारा क्लासेस तीनों फॉर्मेट में मिलेगा। फेस टू फेस बैच भुवनेश्वर में मिलेगा, गूगल ड्राइव क्लास मिल जाएगा, पेन ड्राइव क्लास मिल जाएगा, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन में क्लास मिलेगा। हमारा क्लासेस का फीचर ये होता है कि हम तीनों स्टडी मैट देंगे, तो हमारा सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट क्वेश्चन, सेम इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट क्वेश्चन पूरी तरह से मैं कवर करूंगा। फिर लास्ट 10 साल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब एग्जाम क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, थ्योरी मतलब प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब वैरायटी का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम तुम्हें 100 क्लासेस मिल जाएगा एसएफएम का, ठीक है। फिर एग्जाम से पहले मैं रिवीजन क्लास दे दूंगा तुम्हें यूट्यूब में, तो डेफिनेटली तुम्हें एग्जाम से पहले रिवीजन क्लास मिल जाएगा। वो रिवीजन क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि रिवीजन क्लास को तुम देख के सुन के सब कुछ याद रह जाएगा, तुम जाओगे एग्जाम में लिखोगे। तो मैंने भी शुरू से मार्क्स दिखाया था बच्चे लोग का कैसा मार्क आ रहा है हमारा एसएफएम क्लासेस जो करते हैं। तो तुम भरोसा करो, आज एसएफएम क्लास तुम ज्वाइन करो, या तो तुम फेस टू फेस बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो वर्चुअल क्लास भी ले सकते हो। तो ठीक है, होप पॉजिटिवली सोचो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।